नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आक्रोश की। बताएंगे कि कल किन नियमों में होंगे बदलाव, जानेंगे कि किसने बढ़ाई ममता बनर्जी की चिंता और आखिर में बात रेलवे सेवाओं में आने वाले नए नियम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर को सभी दलों के नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। वैक्सीन वितरण से जुड़ी तैयारियों पर भी हो सकती है बात। दिल्ली के प्राइवेट लैब में अब 800 रुपए में होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। केजरीवाल सरकार ने दिए आदेश, पहले 2400 रुपए में होती थी जांच। महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना का बीजेपी पर तंज, कहा सीबीआई ईडी को मिलना चाहिए पूरा मौका, अपनी ताकत दिखाने के लिए भेजा जाए सीमा पर। केंद्र सरकार का दबाव आया काम, गूगल, फेसबुक, ट्विटर भारत में ही बनाएगी अपना डाटा सेंटर। नोएडा में बनेगा यूपी का पहला सेंटर। और डीबीएस बैंक इंडिया ने जारी की सूचना, लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को मिलेगी सभी सेवाएं। ब्याज दरों में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव। दिल्ली में अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी बनी रही। सुबह अन्नदाताओं के संगठन के नेता बूटा सिंह ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर बिना शर्त बातचीत का न्योता दिया, लेकिन अभी तक अन्नदाताओं में इस बात की सहमति नहीं बन पाई है कि बातचीत कब शुरू की जाए और बातचीत का स्थान क्या होगा। आज शाम को अन्नदाताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी सरकार द्वारा अन्नदाताओं के खिलाफ किए जा रहे प्रचार को लेकर अपनी भड़ास निकाली गई। इस बीच आज पीएम मोदी भी वाराणसी में देव दीपावली मनाने पहुंचे थे और वहां से उन्होंने सफाई दी कि कृषि कानूनों से अन्नदाताओं को नुकसान नहीं होगा। पीएम अभी भी कृषि कानूनों को लेकर बचाव कर रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजीव जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अस्मिता। राजीव जी, अन्नदाता मांग कर रहे हैं कि सरकार कृषि कानून वापस ले। दूसरी ओर पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि इन कानूनों से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मंडी व्यवस्था बनी रहेगी। दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हैं। ऐसे में इस मामले का समाधान कैसे निकलेगा? सरकार अन्नदाता को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर वो सरकार की मंशा समझ चुके हैं? देखिए अस्मिता, हर समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलना चाहिए और इस वक्त देश में नए कृषि कानूनों को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें यही बात लागू भी होती है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि बातचीत की पहल करने की जगह सरकार कभी आंसू गैस के गोले फिकवा रही है, तो कभी शर्तें रख रही है और कभी किसानों को नए कानूनों के फायदे गिना रही है। अन्नदाता कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं जो अपना भला बुरा नहीं समझ सकते हों। उन्होंने कानून की बारीकियां देखी हैं और समझी होंगी, तभी वो नाराज हैं और आंदोलित हैं। लेकिन सरकार पहले भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और अब भी कभी प्रधानमंत्री मन की बात में नए कानून के फायदे गिना रहे हैं, तो कभी उनके मंत्री ट्वीट कर बता रहे हैं कि ये कानून कितने अच्छे हैं। मोदी जी सैनिक वर्दी में राजस्थान जाकर सैनिकों से मिल सकते हैं, वो लद्दाख भी जा सकते हैं। आज देव दीपावली मनाने के लिए वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए और वहां से भी कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान जमा हैं, उनसे बातचीत करने के लिए उनके बीच पहुंचने का साहस प्रधानमंत्री नहीं दिखा रहे हैं और न ही इतनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि किसानों को दिल्ली आकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जाहिर है कि उनके आंदोलन को जानबूझकर लंबा खींचने देने का मौका सरकार दे रही है ताकि ठंड और अन्य तकलीफों से किसानों की हिम्मत टूटे और वो धीरे धीरे हटने लगें। सरकार की मंशा अपने बनाए कानूनों से पीछे हटने की नहीं दिख रही है अस्मिता, और क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बड़े उद्योगपतियों को लाभ कमाने का मौका छूट जाएगा। अब देखना यह है कि किसान कब तक हिम्मत बांधे खड़े रहते हैं। वैसे देश भी याद रखे कि अपने किसानों को कमजोर करके हम अपने ही पेट पर लात मार रहे हैं। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। कल यानी 1 दिसंबर से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाला है, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आइए आपको बताते हैं किन किन नियमों में हो सकता है बदलाव। इस रिपोर्ट में देखिए। 1 दिसंबर मंगलवार से देश में अनलॉक के नए चरण की शुरुआत होगी। पहले से मिल रही कई छूटों के अतिरिक्त राज्य सरकारें हालात को देखते हुए छूट की सीमाएं बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही कुछ बैंकों के पैसों के लेन देन से जुड़े नियम बदल रहे हैं। आरबीआई ने 24 घंटे के लिए आरटीजीएस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था। अभी ये सुविधा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मिलती है। और अब आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे मनी ट्रांसफर की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। पिछले साल दिसंबर में ही एनईएफटी को भी 24 घंटे के लिए शुरू किया गया था।
आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आरटीजीएस सर्विस सुबह 8 बजे से शाम 7:55 तक ही मिलती है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने की पहली तारीख को अपडेट होती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 दिसंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। वहीं स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब 1 दिसंबर से कुछ और ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। वहीं संक्रमण की वजह से अधिकतर लोगों की जॉब चली गई है और वो अपनी बीमा पॉलिसी की किस्त नहीं भर पाए हैं। इसलिए बीमा कंपनियां राहत दे सकती हैं, जिसके मुताबिक अब 5 सालों के बाद बीमा धारक प्रीमियम की राशि को 50% तक घटा सकता है। यानी कि अब आप आधी किस्त के साथ ही पॉलिसी जारी रख सकते हैं। कल से आपकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव हो रहा है। वैसे बदलाव तो मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से ही उनके समर्थकों की निगाहें मंत्री और निगमों के अध्यक्ष पद पर टिकी हुई है और इसलिए आज सिंधिया भोपाल भी पहुंचे। सिंधिया के दबाव पर शिवराज उनके समर्थकों को निगमों का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और ऐदल सिंह कसाना, ये वो नाम हैं जो 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीते थे कांग्रेस की टिकट पर। मध्य प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की ही बनी और इनमें से इमरती देवी को कमलनाथ ने मंत्री भी बनाया था। लेकिन अचानक से ही इस साल की शुरुआत में 2 दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए और राज्य में सरकार भी बीजेपी की बन गई। दल बदल करने वाले विधायकों में करीब 1 दर्जन विधायकों को कमलनाथ ने मंत्री भी बनाया था। लेकिन इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और ऐदल सिंह कसाना मंत्री होते हुए भी चुनाव हार गए। ये सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर विधानसभा की सदस्यता छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसलिए अब सिंधिया चाहते हैं कि इनका मंत्री का दर्जा बरकरार रहे। सिंधिया इसके लिए आज भोपाल जा पहुंचे और उनकी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात भी हुई। सिंधिया के दबाव में शिवराज अब तीनों हारे हुए मंत्रियों को निगमों का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार भी हो गए हैं। इमरती देवी को महिला वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाने पर लगभग सहमति बन गई है। इसके अलावा सिंधिया के दबाव में गिरिराज दंडोतिया और ऐदल सिंह कसाना को भी मंत्री पद का दर्जा देने के लिए शिवराज तैयार हो गए हैं। जल्द ही सरकार की ओर से इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम शिवराज पर दबाव बनाने में लगे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बीजेपी परेशानी का सबब बनी हुई है। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके चलते टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ऐसा दावा किया है जिससे टीएमसी की चिंता बढ़ सकती है। क्या है बीजेपी सांसद का दावा, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी अपने 10 साल की सत्ता को बचाने की चुनौती से जूझ रही है, तो बीजेपी पहली बार राज्य विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। 5 साल में जमीन पर कमजोर हुई कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी अब गठबंधन की तैयारी में है, जिससे अपने पुराने वोट बैंक के सहारे बंगाल की राजनीति में नया प्रयोग किया जाए। ये तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार त्रिलोकनीय मुकाबला होगा, लेकिन चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ममता कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं और अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया है कि 15 दिसंबर तक टीएमसी की सरकार गिर जाएगी। टीएमसी के 62 विधायक अपने संपर्क में हैं और ये संख्या और बढ़ेगी। इससे पहले सौमित्र खान ये दावा कर चुके हैं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। बीजेपी सांसद के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर बीजेपी सांसद ने बड़ा दावा किया है, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि सरकार इस बार मुस्लिम चेहरा जरूर शामिल करेगी। तो रेस में कौन कौन से दिग्गज शामिल होंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बनाई है, तब से मुस्लिम चेहरे को तरजीह ना दिए जाने को लेकर उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर विपक्षी दल उन पर मुसलमानों को किनारे करने का आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि पार्टी नेता भी अंदर खाने आला कमान को निशाने पर ले रहे हैं।
बैकफुट पर आए सीएम नीतीश कुमार अब ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे नाराज नेताओं को मनाया जा सके। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश मुस्लिम नेता को तवज्जो दे सकते हैं। दिसंबर में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें किसी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जेडीयू में इस वक्त 5 मुस्लिम एमएलसी हैं, जिनमें गुलाम रसूल बलियावी, राजद से जेडीयू में आए कमरे आलम, गुलाम गौस, तनवीर अख्त और खालिद अनवर शामिल हैं। चर्चा है कि इन्हीं 5 में से किन्हीं को नीतीश मंत्री बना सकते हैं। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में 11 में से एक भी मुस्लिम नेता जीत दर्ज नहीं कर पाया है, इसलिए अब वो एमएलसी को मंत्री बनाकर नाराज मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ खींचने में जुटे हैं। चुनाव में इसी वोट बैंक की नाराजगी का खामियाजा जेडीयू को उठाना पड़ा है। इस बार मुस्लिम वोट नहीं मिलने की वजह से जेडीयू की सीटों की संख्या कम हो गई है। पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर आई है, जबकि बीजेपी को कई अधिक सीटें मिली हैं। इसलिए सीएम नीतीश मुस्लिमों को मंत्रिमंडल में शामिल करके उनकी नाराजगी दूर करने में जुटे हैं। साथ ही वो ये भी साबित करना चाहते हैं कि जेडीयू बीजेपी की तरफ केवल हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है। दरअसल जब से नीतीश ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, तब से उन पर केवल भगवाधारी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो अक्सर इस पर सफाई देते हैं। मगर अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार में मुस्लिम चेहरे को अहमियत देकर जहां वो आक्रोश खत्म करेंगे, वहीं अपनी छवि भी साफ करेंगे। अब देखना होगा कि क्या पुराना वोट बैंक उनके पास वापस आ पाता है या नहीं। नीतीश की परेशानी मंत्रिमंडल विस्तार ने बढ़ा रखी है तो तमिलनाडु में रजनीकांत के समर्थक परेशान हैं कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव पर फैसला क्यों नहीं कर रही है। इसे लेकर आज रजनीकांत ने पार्टी की बैठक बुलाई थी। तो क्या फैसला किया रजनीकांत ने, इस रिपोर्ट में देखिए। साल के आखिर में बड़ा ऐलान करते हुए तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वो तैयार हो जाएं। जनवरी में वो चुनाव को लेकर साफ कर देंगे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन समर्थक अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जी हां, रजनीकांत ने राजनीति में आने का साफ साफ ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव के लिए वो अब तैयार हैं। राजनीति के लिए रजनीकांत पहले ही अपनी पार्टी रजनीमक्कल मंदिरम बना चुके हैं और अब वो इसी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे या वो किसी और दल का दामन थामेंगे, इस पर अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि तमिलनाडु में अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन का दौरा किया था। इसके बाद से ही दावे किए जा रहे थे कि विधानसभा चुनावों में रजनीकांत बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन रजनीकांत ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनकी पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। उस समय रजनीकांत ने कहा था कि वो अपनी ताकत विधानसभा चुनावों के लिए बचा कर रखना चाहते हैं। अब रजनीकांत का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रेल सेवाओं में सरकार के नए नियम की। देश इस समय स्वास्थ्य मुसीबत में फंसा हुआ है। सरकार ने इससे बचने के नाम पर पहले तो सब कुछ बंद कर दिया था, जिसमें रेल सेवाएं भी बंद हो गई थी। बाद में स्पेशल ट्रेन शुरू की गई। इन ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों से ज़्यादा रखा गया था, लेकिन अब एक नया नियम सरकार ला रही है, जिससे ट्रेन यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो क्या है वो नियम जो यात्रियों की परेशानी बढ़ाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते 22 मार्च को देश भर में रेल सेवा बंद कर दी गई थी, जिस कारण लोगों को अपने घर लौटने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जनता के दबाव में सरकार ने पहले कुछ स्पेशल ट्रेनें शुरू की और बाद में इनकी संख्या बढ़ाई भी गई, लेकिन रेलवे अब इन ट्रेनों की सेवाएं महंगी करने जा रही है। अब ट्रेनों में भी सफर और महंगा होने वाला है। इन ट्रेनों में सफर करने वालों से स्पेशल चार्ज तो पहले से ही लिया जा रहा है, साथ ही अब किलोमीटर रिस्ट्रिक्शन चार्ज की वसूली भी होने लगी है। वहीं लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए यात्री भले 200 या 300 किलोमीटर की यात्रा करें, वो बीच में कहीं भी उतरना चाहें, लेकिन उन्हें 500 किलोमीटर तक का किराया तो देना ही होगा। कोई भी यात्री राजेंद्र नगर हावड़ा स्पेशल में AC 3rd में टिकट बीच के किसी भी स्टेशन का ले, लेकिन उससे किराया ट्रेन के अंतिम स्टेशन हावड़ा तक का लिया जाएगा और वापसी के समय भी यही नियम लागू होगा। स्पेशल ट्रेनों के लिए कम से कम 500 किलोमीटर का किराया अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि ट्रेन के रखरखाव और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के नाम पर यह सब किया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं रेलवे द्वारा यात्रियों को स्वास्थ्य मुसीबत शुरू होने से पहले दी जा रही थीं, उनमें पहले ही कटौती की जा चुकी है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।